सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के अंदर। अगर आपने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है नहीं देखा है तो जाके उसे देख के आइए, उसके बाद यहाँ से शुरू करिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो हमने पिछले वाली वीडियो में बात करी थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या चेंज आए, नेपोलियन की बात करी थी। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो यूरोप के अंदर जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो आया कहाँ से। तो अभी देखते हैं, ये जो आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, ये है यूरोप का मैप 18th सेंचुरी का, कि 18th सेंचुरी में यूरोप की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हो एक मैसी सा पैचवर्क है, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड है, बीच में भी कुछ किंगडम्स है। इटली भी पूरा यूनिफाइड नहीं है, पूरा बटा हुआ है। इधर रशियन एम्पायर है, बीच में अलग अलग एम्पायर जा रहा है, ऑस्ट्रिया का एम्पायर आ रहा है, स्पेन, मतलब सब कुछ बटा हुआ है। तो 18th सेंचुरी के टाइम सबसे बड़ी बात कि रीजन्स थे, और रीजन्स कैसे बटे हुए थे? अलग अलग किंगडम के आधार में, अलग अलग किंगडम या डायनेस्टी के आधार पे ये सारे रीजन्स बटे हुए थे। और लैंग्वेजेस की बात करें तो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स थी। क्या क्या थी? अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स थी, जो जहाँ का व्यक्ति वो वहाँ की भाषा यूज़ कर रहा है। इसके अलावा कोई नेशनलिज्म का सेंटिमेंट तो ऐसा कुछ नहीं, कोई नेशनलिज्म का सेंटिमेंट नहीं। सारे लोग लॉयल थे अपने अपने राजा के लिए, अपने अपने मोनार्क के लिए, क्योंकि इंपेरियलिज्म चल रहा है। और अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग कल्चर हैं, कुछ भी नेशनलिज्म की बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इस यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के बीच ये जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है ये आता कहाँ से? समझते हैं एक चीज़ से इसको। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के इसी पीरियड में एक नई क्लास आती है जिसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्लास होती कौन सी है, बात करते हैं। ये जो एरिस्टोक्रेसी है उस वक्त की सोसाइटी में माइनॉरिटी में थी, मतलब इनकी संख्या कम और मेजोरिटी में किसी और की संख्या। तो मेजोरिटी में कौन थे? तो मेजोरिटी में थे पीसेंट्स वगैरह, ये लोग माइनॉरिटी में थे। ठीक है, रिच थे, अमीर थे, रुपया पैसा था इनके पास, पैसे से संपूर्ण थे। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, फ्रेंच बोल के, कि इनके अगर कोई स्टैंडर्ड का व्यक्ति आया, कोई रिच पीपल आया या फिर एरिस्टोक्रेसी क्लास का ही आया, तो ये बात करेंगे उससे फ्रेंच में, ताकि इनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। उसके बाद ये मैरिजेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास वाले व्यक्ति की शादी सिर्फ एरिस्टोक्रेसी वाले एरिस्टोक्रेटिक के साथ ही होगी, मतलब इनके जो कनेक्शन है वो बढ़ेंगे सिर्फ मैरिज के थ्रू। और उसके बाद इनके पास लैंड होती थी, मतलब बेसिकली ये लोग लैंड रखते थे, अमीर होते थे, फ्रेंच बोलते थे, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फ्रेंच में बात करते थे, और मैरिजेस के थ्रू ही कनेक्टेड थे। इसके बाद बात करते हैं सर्फडोम। सर्फडोम क्या होता है? सर्फडोम और पीसेंट लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली पीसेंट को सर्फडोम में रखते थे। कैसे बात करते हैं? सर्फडोम इज अ सिस्टम इन विच पुअर फार्मर्स, यही पीसेंट्स वगैरह गरीब लोग, उनको क्या कहते हैं? गरीब फार्मर्स को सर्फ्स, उनको करना पड़ता था वर्क ऑन देयर लॉर्ड्स लैंड, मतलब यही एरिस्टोक्रेट्स के जमीन पे इनको वर्क करना पड़ता था, और छुट्टी भी नहीं ले सकते थे विदाउट परमिशन, उनके परमिशन के अलावा छुट्टी भी नहीं ले सकते। उसके बाद मेमोरियल ड्यूज, उनको कुछ पैसा दे के उनके ऊपर उधारी चढ़ा देना, उनसे काम करवाना, उनका शोषण करना, ये इनका काम था। ठीक है, वही बात है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी इज अ ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, यूजुअली नोबल्स, who get their high status by birth के हिसाब से ना, and often control the government and land तो कंट्रोल कर रहे थे, और कहीं कहीं जगह गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रहे थे। तब होता क्या है, पूरा यूरोप है, ऐसे ही मानना ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज है। इस वाली स्लाइड में देखो, ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज है। इसके सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन में, कौन से रीजन में? सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन में क्या होता है देखते हैं अपन। जो यूरोप का जो वेस्टर्न और ये जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होती है। मतलब इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। और इधर साथ में कॉन्सिक्वेंटली इधर इंग्लैंड में क्या होता है? 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब वही 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है, फैक्ट्रीज वगैरह का बनना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना,
काम का एक्सचेंज होना, रुपये पैसा का आना, क्योंकि काम करेंगे तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा उनको जो कन्वेंशन बना हुआ था इतना पेमेंट मिलेगा उससे ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब ओवरसीज ट्रेड भी करने लगे थे, अपना सामान बाहर जाके बेचने लगे थे, रिच पीपल्स को बेचने लगे थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है और न्यू टाउन सेटअप होते हैं, न्यू टाउन सेटअप होते हैं, नया ग्रुप बनता है, एक नई क्लास निकल के आती है सामने। उस क्लास को हम न्यू सोशल ग्रुप से हमने बता रखा है, लेकिन आगे बात करेंगे न्यू सोशल ग्रुप थे कौन से। बेसिकली दो टाइप के ग्रुप थे, दो क्या एक ही थे, कमर्शियल ग्रुप और वर्किंग क्लास। एजुकेटेड लोग थे, लिबरल्स थे और बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है तो लोग कुछ नया सीखने को करता है, शिक्षा लेता है, अगर उनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा होता है तो उससे वो लड़ने की कोशिश करता है। तो यही बात, ठीक है। तो न्यू मिडिल क्लास निकल के आती है जिसको हम वर्किंग क्लास या कमर्शियल क्लास कह रहे हैं, कमर्शियल क्लास कह रहे हैं। ठीक है, ये लोग हैं कौन? तो ये जो लोग हैं ये प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एजुकेटेड लिबरल्स हैं, यही सब लोग हैं। अगर इन लोगों में शिक्षा आ गई, अब थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी लेके आएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा कुछ सीख चुके हैं। तो ये आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। और आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी लेके आएंगे, और इसी आइडिया के तहत वो लोग सबसे पहले जो एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस थे, वही विशेष अधिकार, उनको क्या कर देंगे? खत्म। एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस खत्म कर देंगे, थोड़ी इक्वालिटी आ जाएगी सोशल ऑर्डर में। तो ये जो उनका आइडिया था कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना, क्योंकि हम अब इकोनॉमिक रोल तो हमारा भी बढ़ गया है, हम भी अब हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट कर रख रहे हैं, अच्छा खासा उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं। तो जो एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेज है ये ख़त्म करो, ताकि ये जो क्लासों के बीच एक हायर की सिस्टम बनी है कि एरिस्टोक्रेसी ऊपर, पीजेंट्स और दूसरे लोग नीचे, तो ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये जो आइडिया था ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलराइज आइडिया लगा, मतलब पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ ये आइडिया। और आगे चल के इसी ने ही नई बात निकाली। एक बात निकल के आती है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलाइजेशन स्टैंड फॉर। लिबरलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है ये काफ़ी ज़्यादा एक रिलेटेड बात है नेशनल यूनिटी की। एक नेशनल यूनिटी के आइडिया और लिबरलाइजेशन का आइडिया काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अपन समझते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, जो लीबर वर्ड है, लीबर, ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है फ्री। और इस चैप्टर में इसको यूज़ करा गया है फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में। किसकी फ्रीडम? जो मिडिल क्लास थी वहाँ की, उसकी फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम में कौन सी? तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल, सभी लोगों की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता, इसकी वो बात करते हैं। इसके बाद इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्या होते हैं इनको समझते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म से क्या इसमें उनका मतलब है? ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म से ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो। कैसी हो? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट से क्या होगा? अब पॉलिटिकल काम में लोगों का पार्टिसिपेशन बनेगा, उनकी गवर्नमेंट उनकी मर्जी की होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, और लॉ की नज़र में सभी लोग क्या हो? बराबर, इक्वल, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में सारे लोग बराबर हों। एक और चीज़, जो ये एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेज चलता आ रहा है ये हट जाए, प्रोहिबिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, प्रोहिबिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। वही बात कि लोग सब फ्री हो जाएंगे, फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, सारे लोग बराबर होंगे। इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है? बात से समझ आता है। पॉलिटिकल मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सरकार बनने या बिगड़ने से रिलेटेड है, उसके अंदर उनको फ्रीडम मिले।
और इकोनॉमिक रुपया पैसा ट्रेडिंग वगैरह काम के आधार पर कुछ ना कुछ लिबर्टी मिले या फिर फ्री हो जाए लोग, किस तरीके से समझना है इस बात को। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में सबसे पहली बात है फ्रीडम ऑफ मार्केट। क्या? फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि लोग अपना जो सामान है, अपना जो व्यवसाय है, उस काम को आज़ादी से कर पाए। मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी मार्केट में बेच पाए, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, स्टेट के कुछ बैरियर्स वगैरह ना हो, टैक्स ज़्यादा ना लगे, ये सब। इसके अलावा स्टेट इम्पोज बैरियर भी हट जाए। स्टेट इम्पोर्ट बैरियर्स कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेट इम्पोर्ट बैरियर्स भी हट जाए। देखो जर्मनी में क्या होता था, हम्सबर्ग और नम्बर्ग दो अलग अलग स्टेट हैं, उनकी कहानी है। कुछ ट्रेडर लोग अपना ट्रेड करने जाते हैं, समझना इस बात का ना। जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं और अलग अलग हमारे यहाँ स्टेट हैं, तो हम अगर एमपी के लोग हैं तो हम ट्रेड करने अगर राजस्थान में जाए और वहाँ पर हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ कुछ और करेंसी चले, हमारे यहाँ का 1 किलो वहाँ का कुछ और बन जाए, या फिर हमें यहाँ जो टैक्स लगता है वो बार बार हमें बीच में 4-5 या 10-12-11 जगह टैक्स देना पड़े, उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ज़्यादा लगे, तो हम अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम अपना काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये हट जाए। तो यहाँ पर आपके यहाँ एक बात कही गई है, एग्जाम्पल भी है, उसको आप वो ऐसे भी समझ सकते हो। बेसिकली जर्मनी में, जर्मनी के ट्रेडर्स को क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, इधर से उधर सामान पहुँचाते थे, तो उनकी जो मेन चीज़ थी करेंसी, कोई एक टाइप की करेंसी नहीं थी, अलग अलग टाइप की करेंसी, 11 टाइप की, 30 टाइप की, अलग अलग तरीके की करेंसी। स्टेट चेंज करो करेंसी चेंज, ठीक है। वेट और मेजरमेंट भी अलग, यहाँ का 1 किलो वहाँ 800 ग्राम हो रहा है, वेट एंड मेजरमेंट भी अलग हो रहा है। उसके अलावा टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस। तो ये लोग इन सबसे परेशान हो गए थे और इन ट्रेडर्स पे लगता था 5% ड्यूटी टैक्स, 5% ड्यूटी टैक्स भी लगता था, ठीक है। तब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही वाली बात है। क्या ही कमाल होगी, इतना टैक्स दोगे, करेंसीज चेंज हो जाएगी, अलग अलग समस्या। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक कस्टम यूनियन बनाते हैं। बेसिकली ये सेटअप करते हैं ट्रेडर्स लोगों की एक यूनियन। ये बात है 1834 की, 1834 की। यहाँ पर ये एक कस्टम यूनियन का सेटअप करते हैं जिसका नाम रखते हैं क्लोरीन। गलत बात, क्लोरीन नहीं, ज़ोल्वरिन। क्या रखते हैं, ज़ोल्वरिन। इस यूनियन का नाम रखते हैं ज़ोल्वरिन। बेसिकली इसके अंदर प्रूशिया के लोग भी थे और मोस्ट ऑफ थे जर्मन्स। कौन थे मोस्ट ऑफ? जर्मन्स। अब इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, थे तो ये ट्रेडर्स ही वगैरह, तो इन्होंने क्या करा, अपनी ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग रूल्स वगैरह बना दिए, कुछ चेंजेस लाए। कौन कौन से, देखना इस बात को। सबसे पहले इन्होंने जो कस्टम बैरियर लग रहे थे, अलग अलग तरीके के टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, कस्टम बैरियर्स, इनको रिड्यूस कर दिया। इनको क्या कर दिया, रिड्यूस, मतलब कम कर दिया। इतना जो हेवी टैक्स लगता है उसको इन्होंने कम कर दिया। इसके बाद जो करेंसी थी, मैंने बताया था अलग अलग टाइप की करेंसी, तो जो 30 तरीके की करेंसी थी, 30 टाइप्स की, उसको ये रिड्यूस करके 2 टाइप की कर देते हैं। मतलब अब एक ऐसी करेंसी होगी जिसमें सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मान ली इन्होंने, इधर के लोग इसमें करेंगे, उधर के लोग इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जाने आने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा, एक इफ़िशिएंट रेलवे सिस्टम बना दिया। देखना, रेलवे सिस्टम बना दिया। तो ये जो सारी चेंजेस लेके आए, इनसे उनके बीच क्या आई, एक वेव आई इकोनॉमिक नेशनलिज्म की। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक वेव आई। उन लोगों को, मतलब ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है वो अब एक हो चुकी है, उनके बीच एक यूनिटी की भाव आई। मैंने बोला था आपको लिबरलिज्म और ये सब नेशनल यूनिटी से एक गहरा कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन यहाँ बैठता है कि उन लोगों के बीच अब यूनिटी आ गई। तो ये जो वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म है ना, यही पावर देगी आगे चल के किसको, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट को। किसको, यूनिटी या फिर नेशनलिज्म के सेंटिमेंट को आगे जाके क्या करेगी, पावर देगी। आया समझ में यहाँ तक, सेंटिमेंट को, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। इसी कहानी के बीच गवर्नमेंट बनती है कंजर्वेटिव्स की। ये तो सब चल ही रहा था। अब एक रिमार्केबल ईयर आता है 1850। ऐसा क्या होता है कि 1815 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मोनार्की वगैरह हटके अब एक नई गवर्नमेंट आती है जिसको बोलते हैं हम
कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद ही क्यों आते हैं? क्योंकि 1815 के टाइम एक बैटल होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू। अभी तक फ्रेंच और छोटी छोटी कॉलोनीज के अंदर रूलर कौन था? नेपोलियन। तो ये जो बैटल ऑफ वाटरलू होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो नेपोलियन था उसको हरा देते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं और साथ में उसको एक आइलैंड रहता है वहाँ पर कैप्चर करके रखते हैं, फिर बाद में उसकी मौत भी हो जाती है। तो राजा तो हट गया है, अब मिलिट्री भी टूट गई है, तो एक नई गवर्नमेंट आती है जो उसको हराते एक कन्फेडरेशन, बेसिकली ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग साथ में मिलकर नेपोलियन को हराते हैं और एक नई गवर्नमेंट सेटअप होती है जिसको कहा था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? बेसिकली कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, मतलब लोगों के विचार हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है। इसके अंदर ये स्ट्रेस और इम्पोर्टेंस देते हैं किसको? इनके ट्रेडिशन को, कि जो चलता आ रहा है अभी तक, जो हम जिस चीज़ को मानते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टैक्स बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिशन था कि हम एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएंगे। कस्टम्स को, इनके रीति रिवाजों को, ठीक है। और ये डेवलपमेंट तो चाहेंगे लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होगा, मतलब एकदम से किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। डेवलपमेंट एकदम क्या होगा? स्लो। कि चेंज तो चाह रहे हैं लेकिन चेंज बहुत स्लो चाह रहे हैं, मतलब जो चलता आ रहा है रूढ़िवादी था, जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने दो, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल अपने यहाँ पर भी सोचना आप लोग, ठीक है। वही इसकी डेफिनेशन है कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, हमारे परंपराएं, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स और प्रीफर्ड ग्रेजुअल मतलब एकदम स्लो डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना, क्विक चेंजेस को नहीं होने देना, ये बात होती है किसकी? कंजर्वेटिज्म की। इसके बाद ये जो कंजर्वेटिज्म आते हैं, फिर ये सारे लोग मिलके एक कांग्रेस, एक मीटिंग को बुलाते हैं और उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मीटिंग होती है 1815 में और एक जगह है वेना, वहाँ होती है। तो इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वेना। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज। कौन? यूरोप की कुछ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, जिन्होंने किसको हराया है? नेपोलियन को। जो नेपोलियन को हराने में आगे थे वही लोग यहाँ पर अब आएंगे। पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब कुछ डेलीगेट्स वगैरह ऑस्ट्रिया के, ब्रिटेन के और प्रूशिया की, और एक और कोई कंट्री होगी प्रूशिया के, ठीक है। और इस मीटिंग को हेड करेगा, मतलब हेडेड बाय ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। आगे इसकी बहुत बात होगी, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। इसको हेड करेगा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जो कंजर्वेटिज्म का भी कर्ता धर्ता माना जाता है, जिसको इसका हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं कंजर्वेटिज्म की। ये बार बार आके अपने विचार भी व्यक्त करेगा कि कौन किसका दुश्मन है, किसको क्या बोलेगा। ये जो वेन फ्रांस नीजेज रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड वाली बात भी इसी भैया ने करी, इसी चचा ने करी थी, ड्यूक मेटरनिक ने। आगे इसका फोटो भी देखेंगे अपन, ठीक है। चलो, ड्यूक मेटरनिक की बात होती है। अब ये जो मीटिंग हुई, ट्रीटी ऑफ वेना हुई, इसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना? बिल्कुल होगा इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था अंडू, मतलब वापस से वो सारे चेंज जो हो रखे हैं उनको चेंज कर देना। कौन से चेंजेस? जो नेपोलियनिक एरा में हुए, मतलब अंडू द चेंजेस हैपेंड इन नेपोलियनिक एरा। जो नेपोलियन था और वो जो यूरोप के अंदर चेंजेस लेके आया था, उन सबको वापस से चेंज कर देना, मतलब उसकी करी हुई चीज़ों को बदल के रख देना। कुछ चेंजेस जैसे बात करते हैं। सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी, फ्रांस के अंदर जो हटा दी गई थी, वहाँ के लोगों को के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया था, फिर नेपोलियन आ गया था। तो इन्होंने क्या करा? फ्रांस के अंदर जो वहाँ का किंग था उसको वापस से इन्होंने सेट करा। डायनेस्टी को करा, किंग तो मर चुका था, गुलूटिन हो गया था उसका। तो बर्बन बिस्किट वाली डायनेस्टी को वापस सेटअप करते हैं, लुइस फिलिप को ये वहाँ का किंग बनाते हैं, रिस्टोर करते हैं बर्बन डायनेस्टी को। उसके बाद जो ये रोकते हैं, क्या स्टॉप करते हैं फ्रेंच एक्सपेंशन को, मतलब जो फ्रांस है उसका अब वो आगे ना बढ़े, मतलब उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन को रोकने की बात करते हैं। किसको रोक दो? ये जहाँ वहीं है, हम अदर यूरोपियन कंट्रीज भी तो हम अच्छे से रहना चाहते हैं, यही आगे बढ़े, क्योंकि ये यूरोप इन्फ्लुएंस करता है ना।
उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ स्टेट बना देते हैं। क्या कर देते हैं, कुछ स्टेट सेटअप कर देते हैं। कहाँ पर, बाउंड्रीज वगैरह पे अलग अलग होती है, नदर्न साइड नीदरलैंड की, जिनोवा की, अलग अलग सेटअप कर देते हैं बाउंड्रीज इनको रोकने के लिए कि इनका एक्सपेंशन रुक जाए। बेसिकली इनका एक ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये चेंजेस को करते हैं। उसके बाद कंजर्वेटिज्म, ये बहुत ज़्यादा ही क्रूशल, मतलब इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोगों की सोसाइटियों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। ये उन लोगों को टॉलरेट, एक होता है इग्नोर करना मतलब नज़रअंदाज कर देना, और एक टॉलरेट मतलब सहन नहीं करना। ये सहन नहीं करते हैं किसको, अगर इनको कोई अपोज करे या फिर इनको कोई क्रिटिसाइज़ करे या फिर कुछ नया आइडिया लेके आए, कुछ ट्रांजिशन चाहे, कुछ चेंज लाना चाहे, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, उसको ये क्या करते थे, बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे। इनको चाहिए थी ऑटोक्रेसी। क्या चाहिए थी कि यूरोप में क्या हो, ऑटोक्रेसी सेट हो, ऑटोक्रेसी हो कहाँ पर, यूरोप में ऑटोक्रेसी हो। ठीक है, इसके बाद इनसे भी इतने से भी इनका मन नहीं भरता है तो ये लगा देते हैं सेंसरशिप लॉ। क्या कर देते हैं, सेंसरशिप लॉ। क्या होता है सेंसरशिप लॉ, पहले भी बात करी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह पे क्या कर देना, बैन लगा देना। किस पे, प्रेस को बोलने की आज़ादी, सरकार के खिलाफ जाना, कम्युनिकेशन पे रोक लगा देना, सब पे क्या कर देना, रोक लगा देना। तो ये सेंसरशिप लॉ भी लेके आ जाते हैं। अब देख रहे हो किस तरीके से। तो अब अगर सत्ता में कोई ऐसी पावर है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और हटाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ रिवोल्यूशन करते हैं। अब जब पावर में ये लोग हैं कौन, कंजर्वेटिज्म, तो अब रिवोल्यूशनरी ओपनली एक्ट तो नहीं कर पाएंगे ना, एकदम ओपन तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, छिप के एक्ट करेंगे। मतलब इनका जो काम होगा ना वो एकदम छुप के होगा। तो कांट वर्क ओपनली। ये लोग सामने आके काम नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, बेसिकली अपनी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे। क्या कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे। आगे चल के अपन इन सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे। और इनका देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई मुद्दा होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो ये कि ओपोज करना, किसको, मोनार्क को, जो राजा वगैरह हैं इनको क्या करना, ओपोज करना और लिबर्टी वगैरह लेके आना, है ना। सेकेंड चीज, राजा को तो इन्होंने ओपोज कर दिया, इसके अलावा अबोलिश करना किसको, ऑटोक्रेसी को, अबोलिश करना ऑटोक्रेसी को, कि ऑटोक्रेसी ना हो, निरंकुशता ना हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कुछ लॉ हो जिनसे ये लोग काम करें। अपने मर्जी का रूल तो चलाना नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनार्क को अपोज करना और ऑटोक्रेसी को अबोलिश करना। ठीक है, तो कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती है, कुछ रिवोल्यूशनरीज आते हैं। तो आपकी बुक में एक व्यक्ति के बारे में बड़ा अच्छा कहा गया है जिसका नाम है गुसिपी मजीनी। कौन थे गुसिपी मजीनी, क्या करा इन्होंने, इनका ही क्यों नाम आया है और इनको किसने क्या कहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो गुसिपी मजीनी वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। कौन थे ये, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी, बेसिकली इटली से ये बिलोंग करते थे। इनका बर्थ जो हुआ था वो जेनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेनोवा में। ईयर 1805 या 1807, थोड़ा सा चलता रहता है इनका, पर 1805 आपकी बुक में मेंशन है तो 1805 के साथ अपन चलेंगे। जेनोवा हुआ था 1805 में। ये बेसिकली सीक्रेट सोसाइटीज़ के भी पार्ट थे। इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई और उनके भी पार्ट रहे, हिस्सा रहे। और खास सी बात, इनका क्या सोचना था, एक स्टोरी इनके बारे में कही जाती है कि इनका मानना था कि ये जो नेशंस वगैरह है ना, ये सब भगवान ने, मतलब उनके गॉड ने बनाए हैं। तो गॉड क्या चाहता है, नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी चाहता है। और नेशनल यूनिटी कैसे आएगी, जब ये मोनार्क वगैरह खत्म हो जाएंगे। इनके विचार काफ़ी अच्छे थे। तो इनको ना 24 की एज में, कितने की एज में, 24 की एज में, ईयर था 1831, एग्जाइल में, मतलब इनको इनके देश से निकाल देते, देश निकाला देते थे एग्जाइल में। और ये जब एग्जाइल में होते हैं तभी एक कुछ सोसाइटीज सेटअप करते हैं, जिसमें से कुछ एक का नाम है यंग यूरोप इन बैरने। ये एग्जाइल के दौरान सेट कर देना, यंग यूरोप इन बैरने और यंग इटली इन मेर्सिली, यंग इटली
इन मर्सिली। अब आप इधर बोलोगे कि एक और फोटो क्यों लगा रखा है, ये हमारे चचा है। चचा कौन? ड्यूक मेटरनिक साहब। आते हैं बार बार अपने विचार रख के जाते हैं और ये विचार हमारे एग्जाम में भी आते हैं। इस बार इन्होंने बोला द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। बेसिकली मेटरनिक साहब कंजर्वेटिज्म के हिस्से थे, हेड थे उनकी गवर्नमेंट के, और जो आपके गुस्बी मजीनी थे ये बात कर रहे थे कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, उनके अगेंस्ट, कि ऐसा होना नहीं चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बननी चाहिए, ऐसी ये बात कर रहे थे। तो इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था लोगों के ऊपर। सीक्रेट सोसाइटी, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, यंग यूरोप इन इटली और यंग यूरोप इन बैरने एंड यंग इटली इन मर्सिलीज। तो ड्यूक मेटरनिक साहब इनको बोलते हैं, किनको? गुस्बी मजीनी को, कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो हमारा सामाजिक ऑर्डर है इसके सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, इसके बाद आगे चल के नए नए रिवोल्यूशंस होंगे, जुलाई रिवोल्यूशन होंगे, जर्मनी का होगा, अलग अलग रिवोल्यूशन होंगे। इनके बाद अपन पार्ट 3 वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 के लिए अभी तक यही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में एक बार नोट्स कमेंट कर दो, ताकि हमको पता लगे कि आपको नोट्स की नीड है या नहीं। हम नोट्स भी अपलोड कर देंगे इसके साथ। थैंक यू।